हेलो प्यारे छात्रों, मैं मोहित शर्मा सर्वोत्तम नीट में आपका स्वागत है। कैसे हैं सारे लोग? आशा करता हूँ सारे लोग कुशल मंगल और भले चंगे होंगे। सर 7 मई को हमारा पेपर है, नीट की जंग है और बस कुछ दिन बाकी रह गए हम डॉक्टर बनने से। ठीक है, इस समय हमारी नीट की पीवाईक्यू पर निचोड़ एक सीरीज चल रही है जिसमें हम सारे टॉपिक कवर कराएंगे। आपके सारे पीवाईक्यू आप कैसे अप्रोच करोगे हमारे माध्यम से सर देखें और यहाँ पर चीजें सीखें। हमने फिजिक्स में पार्ट 1 किया जिसमें यूनिट एंड डायमेंशंस के ऊपर थे। आज हम बेसिकली बात करेंगे प्यारे बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर और एरर पर। क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, एनटीए किस प्रकार से हमसे पूछता है, क्वेश्चन का माध्यम क्या होगा, लैंग्वेज क्या होगा, बस इन पर थोड़ा सा ध्यान देना। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मैंने जैसा कि लिखा हुआ है और जैसा कि क्लियर है कि ऐसे क्वेश्चन है कि 130 से तो प्लस आने ही आने क्वेश्चन है। बस देखते हैं कैसे। प्यारे बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का। सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जैसा कि आप जानते हो, सारे लोग सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हो क्या? इस सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में अगर हम समझें, ठीक है, इनका नाम है सार्थक अंक। क्या नाम है? सार्थक अंक। जहां पर आपको वैल्यू बतानी होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया 0.23, यहाँ पे सार्थक अंक कितने हैं? 3। सार्थक अंक के बारे में चीजों को समझना है, ठीक है, यहाँ पे सार्थक अंक के बारे में चीजों को समझना है, भली बात है देखो, ठीक है। अब यहाँ पर जो सार्थक अंक दिया हुआ है वो किस प्रकार से दिया हुआ है वो देखना। यहाँ पर आपसे पूछा गया एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जैसा कि हम जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, ये तो रेक्टेंगल ऑफ द फील्ड ये मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, ये बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। लेंथ आपको दी हुई है 55.3, इसका सार्थक अंक कितना बेटा? 3। इसका सार्थक अंक कितना होगा? 3। देखो ध्यान से 55.3, ठीक है, मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रेथ आपको चौड़ाई आपको गिवन है 25 मीटर की। अब जो लिस्ट होता है आपका, अब हमें यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर बोला आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द करंट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर कितना होना चाहिए, बहुत ध्यान से। जब हम सार्थक अंक को पढ़ते हैं तो हम एक चीज बोलते हैं जो मिनिमम सार्थक अंक होगा, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितने हैं? 3। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें सार्थक अंक कितने होने चाहिए? 2। सार्थक अंक कितने होने चाहिए? 2। जब आप 25 की मल्टीप्लाई आप 55.3 से करेंगे तब। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहीं पे डायरेक्ट आपको आंसर दिख जाता है। जैसे ये देखिए, इसका सार्थक अंक 4 है, इसका 5 आपको दिखता है, यहाँ पर आप 3 सार्थक अंक है, यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये 2 है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर मैं इसका क्वेश्चन का आंसर देखूं कि आंसर क्या होगा तो फिर तो क्या दिक्कत है, इसका आंसर कितना होगा? दूसरा। इसका आंसर कितना होगा? सी, यानी कि 14.10⁻²। इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यही तो फिजिक्स का खेल है, यही तो फिजिक्स की कंडीशन है कि यहाँ पर हम इस चीज को यूज नहीं करेंगे, इसीलिए सार्थक अंक हमारा कितना हुआ? 2। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस खाली आपको एक बार करना है। और ये वैसा क्वेश्चन आया था हमारा 2022 में, ठीक है, ये पिछले साल हमारा क्वेश्चन आया था। अब तो हमारी जो तैयारी चल रही है वो 2023 की चल रही है। 2021 में एक प्रश्न हमारे सामने ये आया कि 2021 में बोला स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज बहुत ध्यान से समझिए कि स्क्रू गेज क्या होता है। स्क्रू गेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमेशा बच्चा गलती कर देता है। कोई भी स्क्रू गेज होता है तो आपको पता है कि इस तरीके से एक स्क्रू गेज बना होता है, ठीक है, यहाँ पर एक स्पिंडल होता है, यहाँ पर इस तरीके से फिक्स्ड पॉइंट होता है और यहाँ पर ये मूविंग कंडीशन होती है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इस तरीके से कंडीशन होती है जहां से आप रोल कर सकते हो, यानी कि यहाँ पर ये इस तरीके से पैमाना लगा होता है। अब क्या करेंगे, जब आप इसको घुमाएंगे तो घुमाने का मतलब होता है जब आप इसे रोटेट करेंगे, तो रोटेट का मतलब समझो ध्यान से, जैसे समझ लो जैसे मैं इस कैप को घुमा रहा हूं, तो कैप को घुमा रहा है, जब इस मार्कर के ध्यान से देखना, इस मार्कर की चूड़ियां हैं, देखो ध्यान से, इस मार्कर में चूड़ियां बनी हुई हैं। तो अब ध्यान से देखना, इसमें तो ये इस तरीके से हो रहा है, तो कहने का तात्पर्य है कि जब ये इस तरीके से आएगा, देखो ये है ना, इस तरीके से एक चूड़ी, यानी एक रेवोल्यूशन पूरा कंप्लीट हो जाए, यानी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होने के बाद, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होने के बाद आपका यहाँ पर ये 1 बढ़ जाएगा, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि पिच और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल, यानी कि ये मेन स्केल हमारा हो जाता है, ठीक है। बहुत ध्यान समझिए कि आपको निकालना क्या, पहले समझ लीजिए स्क्रू गेज के बारे में। तो जैसे ही आप इसको घुमाते हैं तो घुमाने का मतलब है उसका पिच, यानी कि जहां पर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाए, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होने पर ये बेसिकली देखा जाए तो एक
हमें आगे आ जाता है, मतलब ऐसा समझ लीजिए 1 0 1 2 3 इस तरीके से हो तो 1 से ये 2 पर आ जाएगा एक खाना घूमने पर, ठीक है। ये स्क्रू गेज की कहानी है। तो इसीलिए यहाँ पर जब लीस्ट काउंट निकालते हैं तो लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, लीस्ट काउंट का यहाँ पर फॉर्मूला होगा क्या, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल। कि मेन स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन, मेन स्केल तो यहाँ पर यूज नहीं करेंगे क्योंकि मेन स्केल इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि सर ये बेसिकली क्या है, वर्नियर का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर सर्कुलर स्केल लेंगे, सर्कुलर स्केल, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी गलती हुई है, यहाँ पर लेंगे हम सर्कुलर स्केल, जो हमारा सर्कुलर स्केल। अब हमें ये देखना है कि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि स्क्रू गेज की कंडीशन है, स्क्रू गेज के बारे में हमने पढ़ लिया, एक एक करके चीजें चलते हैं। गिव द फॉलोइंग रीडिंग, इसमें हमें कुछ रीडिंग दी है, फिर यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ द वायर, किसी भी वायर का कोई भी तार है उसका हमें क्या निकालना, व्यास, डायमीटर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यास, हमें क्या निकालना, व्यास। तो मेन स्केल रीडिंग आपको 0 mm दी हुई है, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग आपको 0 mm गिवन है, ठीक है। सर्कुलर स्केल रीडिंग आपको गिवन है 52 डिवीजन, देखो यहाँ पर ना सर्कुलर डिवीजन गिवन दैट 1 mm ऑन मेन स्केल correspond to the 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। अगर 1 mm जो है वो मेन स्केल पर रीडिंग है तो वही सेम डिवीजन अगर देखा जाए सर्कुलर पे तो वो 100 डिवीजन होता है, ठीक है। तो द डायमीटर ऑफ द वायर आपसे पूछा है कि डायमीटर ऑफ द वायर कितना होगा, डायमीटर ऑफ द वायर कितना होगा। तो अब यहाँ पर सीन क्या है, ध्यान दो कि भाई आप ये बताएं टोटल, कि टोटल अगर आपसे ये बोला जाए कि भाई डिवीजन आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पर 52 डिवीजन दी हुई है, उसने बोला है कि 1 mm ऑन स्केल मेन स्केल कॉरस्पॉन्ड टू द 100 डिवीजन। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि किसी तरीके से यहाँ पर पिच निकाली जाए कि पिच कितनी होती है। ये पिच की अगर बात हमें पता चल जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लीस्ट काउंट अगर निकालना है तो जैसे देखिए, अगर मुझे कोई भी मेन स्केल निकालना है तो अब मैं पैमाने से 7.2 को मैं मेजर कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब 7.2 चाहिए, 7.26 चाहिए तो 7.2 प्लस 0.06, तो यहाँ पर हम वर्नियर की बात करते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे 7.263 नापना हो तो 7.2 तो मैं माप तो लूंगा, ठीक है, यानी कि 7.26 तो ये मेजरमेंट हो जाएगा, लेकिन हमारा रह कितना जाएगा 0.03। अब 0.03 जो मेजरमेंट रह गया है, ठीक है, सॉरी 0.03 जो मेजरमेंट रह गया है ये बेसिकली किसका रह गया है, ये रह गया है हमारा स्केल। अब स्केल का किससे, अब ये तो वैसे वर्नियर से नपेगा नहीं, वर्नियर से आप माप नहीं सकते हो, तो इसीलिए आपको यूज करना पड़ेगा स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज इसका मतलब यहाँ पर आप ये निकाल रहे हैं किसमें, सेंटीमीटर में, लेकिन हमें एमएम में चाहिए। तो जैसा कि हम बताया कि जो लीस्ट काउंट होता है स्क्रू गेज का वो होता है 0.01 mm, ठीक है। इसके पीछे का रीजन क्यों है, क्योंकि यह एमएम की कंडीशन दी हुई है। यहाँ से आप आराम से कंडीशन निकाल सकते हैं कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है और 1 मीटर में 1000 mm होते हैं और यहाँ पर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 10 mm बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में जब लिखते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं 0.01 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है 1 सेंटीमीटर की वैल्यू होती है 10 mm, तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर यानी कि लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। अब डिवीजन की अगर हम बात करें तो जो रियल में जो डिवीजन होते हैं वो टोटल डिवीजन होता है 50, ठीक है। कोई भी सर्कुलर डिवीजन होता है तो वहां पर हम डिवीजन की जो वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं 50। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि आपको निकालना क्या है कि इस स्क्रू गेज की कंडीशन निकालनी है। तो स्क्रू गेज की कंडीशन को अगर ध्यान से देखें तो हमारा लीस्ट काउंट कितना हो गया 0.01, ठीक है। पिच हमें निकालनी है। अब यहाँ पर हमारा डिवीजन होगा 50, तो P की वैल्यू हो जाएगी कितनी 0.01 मल्टीप्लाई इनटू 50। ये बात समझ में आई। इसका मतलब पिच की जो वैल्यू होगी, पिच की वैल्यू होगी तो पिच की वैल्यू हमें निकालनी है इस प्रकार से। अब देखो ध्यान से, अगर पिच की वैल्यू हमें 50 दी होती तो हम यहाँ पर वैल्यू निकाल देते जो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है, हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है। ये तो जनरल टर्म हो गई हमारी सर्कुलर स्क्रू गेज की। अब यहाँ पर पिच अपॉन ये कंडीशन दी हुई है। अब यहाँ पर हमें लेकिन एक कंडीशन दी हुई है क्या कि 100 डिवीजन हमें दी हुए हैं। यहाँ पर हमारे को मैंने तो रखा है, लेकिन यहाँ पर उसने बोला है गिवन दैट 1 mm ऑन मेन स्केल। अगर मेन स्केल पर 1 mm है यानी कि पिच अगर 1 mm है तो उस केस में डिवीजन कितने होंगे 100। डिवीजन कितने होंगे 100। तो इस प्रकार से लिस्ट काउंट हमारा आ जाएगा। इस बार हमें गिवन है कि लिस्ट काउंट हमें दिया हुआ है, अगर 1 है तो ये 100 होगा,
तो लीस्ट काउंट 0.01 mm हमारा आ जाएगा। यहाँ पर तो हमें कॉन्सेप्ट आधारित देख रहे थे, क्योंकि हमने बोला कि हम जो भी चीज करेंगे तो उस रिगार्डिंग में सारी चीजें जो हमारी कॉन्सेप्चुअल है वो भी साथ में करेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा है। तो यहाँ पर आपको गिवन है तो ये डाटा आपको यूज कर लेना है, ठीक है। अब ये आ गया। अब आपसे पूछा है डायमीटर ऑफ द वायर, कि वायर का डायमीटर कितना होगा। तो वायर का जो डायमीटर होगा, तो वायर का डायमीटर अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको डायमीटर ऑफ द वायर मेन स्केल रीडिंग में चाहिए। मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। अब मेन स्केल रीडिंग आपको गिवन है क्या? भाई मेन स्केल रीडिंग आपको 0 mm दी है ना, 0 प्लस। अब सर्कुलर स्केल रीडिंग आपको गिवन है, देखो ध्यान से कहीं पर गिवन हो जाए। सर्कुलर स्केल रीडिंग आपको 52 डिवीजन दी हुआ है, तो 52 डिवीजन जब आपको गिवन है बस मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01 से, 0.01 से, और फाइनल आपके पास में आंसर आएगा। तो जाहिर सी बात है ये आ जाएगा 0.052। तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर गिवन है, देखिए 0.052 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देखो ध्यान से सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर और यहाँ पर भी सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला 0.02 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ पा रहे? क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटीमीटर के अगर टर्म्स देखें, अगर हम ये तो एमएम में है, ये तो एमएम में है, तो सेंटीमीटर में जाएंगे तो पीछे एक टर्म लेंगे, ठीक है, पीछे एक टर्म लेंगे और उस हिसाब से ये पूरा का पूरा आंसर हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसीलिए इसका आंसर आएगा 0.052, ठीक है, सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा। उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा है, यहां से सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखते हैं कि एक सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन हमसे फिर से पूछा है 2020 में। तो सारे लोग सिग्निफिकेंट फिगर को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं जो कि 2022 में आया था, 2020 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पर क्या है कि ये बोल रहा है कि 9.91। अब यहाँ पर इनको घटाना है, तो भैया देखो सारे लोग घटाओ, तो इसमें ध्यान से देखो, इसकी जब सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे तो क्या है, तो 0.009 और 9, ये कंडीशन हमारे साथ में है। अब यहाँ पर आप सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर पहली बात तो क्या करेंगे, इसको घटाएं। तो घटाने के बाद आप फाइनल आंसर निकालेंगे, तो फाइनल आंसर आपका कितना आएगा ये चेक हमें करना है। तो घटाने के बाद आपकी फाइनल वैल्यू कितनी आएगी भाई, इसमें से हटाएंगे तो ये 1 बचेगा, ये 0 होगा, ये 8 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा और ये भी 8 आ जाएगा। भाई अगर आप घटाने जाते हैं तो आपकी वैल्यू जो है वो ये आ जाती है, ठीक है, कि भाई अगर आप 9.9900 में से 0.0099 अगर आप घटाते हैं तो आपके साथ में ये वैल्यू आती है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको देखिए आंसर किस प्रकार से दिए हुए, आंसर देखिए ना, ध्यान से देखेंगे तो आंसर किस प्रकार के आपको दिए हुए। तो सर एक छोटी गलती कर रहे हैं, देखो क्या, जब आपने यहाँ से 8 हो गया तो भाई मेरे यहाँ पर ना, ध्यान से देखो, यहाँ पर 9 बचेंगे, यहाँ पर 9 बचेंगे। और ये बेसिकली अगर यहाँ आंसर होता, यहाँ पर अगर 8 लिखे हुए होते, तो भाई साहब आपसे गलती होने में 2% में चीजें नहीं छूटती। तो इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हुआ, डी। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि एनटीए वाले भाई मेरे तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहते हैं। अब तुम ना बनो तो बात अलग है, ठीक है। एक बार को अंदाजा लगाओ कि 720 में से एमबीबीएस के लिए लगभग 600 कट ऑफ जाती है। इसका मतलब पेपर कहीं ना कहीं करने वाला है, तभी कट ऑफ जा रही है इतनी। तो इसका मतलब ये है कि पेपर आप कहीं ना कहीं गलती हो रही है पढ़ने में, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, तो वहां पर ये चीजें ना। तो देखिए नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर एक क्वेश्चन आपको दिया है एरर का, कि टाइम इंटरवल हमसे पूछा हुआ है। तो सबसे बड़ी चीज है कि पहले ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, जहां पर आप इनको पहले जोड़ोगे। तो इन सबको जब जोड़ोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपकी ना गुणा भाग और प्लस माइनस बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जोड़ने के बाद इन्हें जोड़ना होगा। तो जोड़ने के बाद जैसे 5 4 5 4 9 9 7 कितने हो गए आपके 16 16 और 1 17 17 और 8 कितने हो गए आपके 25, ठीक है। फिर 4 4 2 6 6 2 8 2 10 2 12 2 3 4 5 6, इसका मतलब 6.25 हमारा है। अब इस 6.25 को आपने क्या करा भाई, डिवाइड कर दिया, कितने टोटल है 6.25 को आपने 5 से डिवाइड कर दिया। अब 5 से डिवाइड करने के बाद फाइनल आपके पास जो वैल्यू आएगी वो देख लीजिए 1.25 सेकंड आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, सारी वैल्यूज को आपको क्या करना है 1.25 से
1.25 से माइनस कर देना, 1.25 से माइनस कर देना। तो जब 1.25 से जब माइनस करेंगे आप, तो 1.25 से माइनस करने के बाद फाइनल आपके पास यहाँ पर तो देखो जाहिर सी बात है 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0.01 आ जाएगा, यहाँ पे 0.02 आ जाएगा, यहाँ पे 0.04 आ जाएगा, यहाँ पे 0.03 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जैसा कि आपको पता है कि आपके पास एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए आपको करना क्या है, तो इन सबको फिर जोड़ोगे, इन सबको भी जोड़ दोगे। अब इन सबको जोड़ोगे तो फाइनल आपके पास एक वैल्यू आएगी जिसको आप टोटल फिट 5 से डिवाइड कर दोगे। तो अब जब इनको करोगे तो फाइनल आपके पास जो कंडीशन आ जाएगी, इन सबको जोड़ने के बाद 0.01 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो फाइनल आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.02 सेकंड हो जाएगी। अब ये आपको क्या है, ध्यान से समझो, ये दो चीजें आपके पास है, ठीक है, एक मीन एरर आई, ठीक है, एक एब्सोल्यूट एरर में हम कंडीशन निकालेंगे। तो डेल्टा टी अपॉन टी इनटू परसेंटेज पूछ रहा है ना आपसे, तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, 0.02। अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो 1.25 इनटू 100, ये वैल्यू आपसे पूछी है परसेंटेज एरर में। अब यहाँ से वैल्यू आपको निकाल लेनी है कितनी आएगी। अब यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो भैया मेरे 200 जाएंगे। अब 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, फिर काटोगे 20, ठीक है। तो इतना क्लियर है कि यहाँ पर 2 की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कितना आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा बेटेदार सी, ठीक है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो गलती है, ध्यान से देखो, 4 ऑलरेडी है, 2 2 4, ये तो देखो, ये तो एनडीए है, ये तो खेलता है, देखिए 2 भी आंसर है, 1.6 भी है, ठीक है। अब आप कौन से आंसर पे आंसर लगाओगे ये इंपॉर्टेंट है। देखिए 0.02 की मल्टीप्लाई जब 20 से करोगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 और 4 4 होते 16। तो दिमाग तो तुमने लगा लिया कि भैया ये आंसर और ये आंसर तो होने नहीं है। अब आंसर बताओ 1.6% में और आपका दूसरा है 16% में, तो फिर क्यों इतना आसान हो, ये आंसर आएगा, ये तो होने से नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो भी प्रश्न आ रहे हैं वो प्रश्न आ रहे हैं सिंपल से, वो प्रश्न आ रहे हैं सिंपल से और आप बड़े आराम से करते हैं। कुछ प्रश्न और देखते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार के क्वेश्चन और आए, बर्नियर का क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार का आया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमारे पास दिए हुए, ये तो बहुत सिंपल है, अभी तुम करके आ रहे हैं, 2020 में क्वेश्चन आया था। ये क्या आया कि स्क्रू गेज हैज द लीस्ट काउंट। देखिए इस बार आपको दिया हुआ है कि लीस्ट काउंट बराबर, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लीस्ट काउंट बराबर होता है क्या कि भाई पिच अपॉन, ठीक है, सर्कुलर डिवीजन, सर्कुलर डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है 0.01 mm, पिच आपसे पूछी हुई है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पिच आपसे पूछी हुई है, ठीक है, और आपसे ये पूछा गया है कि 50 डिवीजन आपको गिवन है 50। अब यार इनकी मल्टीप्लाई ना कर पाओ तो गड़बड़ है, तो ये काम कर लो, 2 जीरो नीचे ले लो, 50 2 100, 1/2 हो जाता है, तो ये 0.5 mm, 0.5 mm। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे लाल, जरा बहुत ध्यान से बताओ, दहाड़ को जरा अच्छे से, तो इसका आंसर होगा कितना, 0.5 mm। एक क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि मेक स्केल ऑफ अ बर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, बर्नियर कैलिपर्स के बारे में जैसा कि आपको पता है कि बर्नियर कैलिपर्स के बारे में इस तरीके से एक बर्नियर कैलिपर्स होता है, ठीक है, जहां पर इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको एक मेन स्केल की, यहाँ पर बर्नियर स्केल होता है, ठीक है, और फिर उसके ऊपर मेन स्केल होता है, फिर आपको कौन साइड चलानी पड़ती है, ये चीज तो क्लियर है ना। तो जाहिर सी बात है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं 7.63 हो तो इसे कैसे लिखोगे, 7.6 + 0.03। तो इसका मतलब क्या है कि लीस्ट काउंट अगर निकालना होगा तो लीस्ट काउंट क्या होगा, तो लीस्ट काउंट होता है मेन स्केल डिवीजन माइनस, ठीक है, सर्कुलर डिवीजन। तो लीस्ट काउंट होता है क्या, तो लीस्ट काउंट अगर आपको निकालना है कभी भी इसका लीस्ट काउंट निकालना है आपसे एमएसडी माइनस बीएसडी, एमएसडी माइनस बीएसडी, यानी कि बर्नर स्केल डिवीजन और मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ पर जब आप निकालेंगे तो प्यारे बच्चों को कहाँ करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ज्यादा परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज को यूज करना, तो उसने बोला है द मेन स्केल ऑफ ए बर्नर कैलिपर्स हैज एंड डिवीजन, and division of the Bernard scale coincide with the n-1 division of main scale। इसका मतलब क्या है कि बर्नर स्केल के n डिवीजन, बर्नर स्केल के जो आपके n डिवीजन है, ठीक है, n डिवीजन ऑफ BSD वो कोइंसाइड करते हैं n-1 MSD। क्लियर, ये बात समझ पा रहे हैं। तो आप BSD निकाल लोगे,
तो BSD बराबर होगा n माइनस 1 MSD अपॉन n, ये हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है MSD माइनस BSD होता है। अब इस BSD की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। अब यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। तो जब आप पुट करेंगे तो पुट करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा कि 1 MSD, ये तो ठीक है, 1 MSD बराबर यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो n माइनस 1 MSD अपॉन n आ जाएगा। अब ये n तो ऐसा रहेगा, n ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो n MSD माइनस n माइनस का होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ भी, इसके साथ n MSD माइनस और प्लस MSD, वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता है ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट होने के बाद फाइनल जो आपके पास जो वैल्यू बच रही है वो वैल्यू कितनी बच रही है, वो वैल्यू बच रही है 1 अपॉन n MSD, ठीक है ये बात। अब उसने बोला है कि भाई ये देखिए मेन स्केल की डिवीजन आपको गिवन है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे सकता है कि भाई यहाँ पर कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी, जैसे जाहिर सी बात है इससे बोल देगा कि 19 BSD बराबर होता है 20 MSD, या 20 BSD बराबर 19 MSD, इस प्रकार से भी दे सकते हैं। एक कम होगा याद रखना, यहाँ पे दिखा ना, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी फार्मूला है आपके लिए इस बात का। तो ये MSD की वैल्यू हमको गिवन है 1 अपॉन n, ये भी 1 अपॉन n है, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर। और यहाँ पर ध्यान से देखिए ये तो फिलहाल गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यहाँ पे 1 अपॉन n भी था, 1 अपॉन n स्क्वायर भी था। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और सर ऐसे क्वेश्चन आने की इस बार संभावना है। किस प्रकार से, देखिए चार क्वांटिटीज आपको गिवन है, तो जैसा कि आप जानते हो कि अगर कोई भी z बराबर a स्क्वायर दिया हुआ है तो डेल्टा z अपॉन z बराबर 2 इनटू डेल्टा a अपॉन a लिख लेते हो, परसेंटेज निकाल लेना है। तो आपको डेल्टा p अपॉन p में परसेंटेज बतानी है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर सब क्यूब हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे 3 डेल्टा a अपॉन a प्लस 2 डेल्टा b अपॉन b, बहुत सिंपल है, ठीक है। c डेल्टा c अपॉन c डेल्टा d अपॉन d, ये नॉर्मल चीजें हो। अब आप क्या करेंगे, आपको कुछ करना नहीं है सर, यहाँ पर आपको तो बहुत सिंपल चीजें दी हुई है जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, सब कुछ गिवन है, आपको बस जोड़ देना है। देखिए एक 3 की वैल्यू 1%, 2 की वैल्यू में 2 into 2%, ठीक है, 3 में 3% और ये 4%, तो 3 और 6 3 9 और 9 3 12, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ये कितना हो गया 3%, ये कितना हो गया 4%, ये 3% और ये 4%, तो टोटल कितना आ गया 14%। 4 3 7 7 3 10 और 10 4 14, और उसके बावजूद भी अगर आप जोड़ ना पाओ, उसके बावजूद भी अगर जोड़ ना पाओ तो तुमको गलती हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा 14%, ठीक है। इसका मतलब ये आपके आंसर हो गए। तो देख लिया आपने लास्ट ईयर में किस प्रकार से क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप परेशान ना हो, आपके भाई मेरे इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन तो आएंगे, और 5 क्वेश्चन का मतलब है 20 नंबर। भाई एक आएगा, एक क्वेश्चन यानी कि 4 से लेके 20 का रेशियो रहेगा, तो दुआ करिए इस बार इसी से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इन्हीं सारी चीजों पर ध्यान देना है। एंटी किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछता है वो मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है घर पे बैठ के पढ़ाई करें, और हिम्मत बिल्कुल ना हारें, आपको करना है, इस बार करना है, डॉक्टर बनना है। वो सफेद कोट, वो काला आला, और मेरा बनेगा डॉक्टर मतवाला, ठीक है। ये जय हिंद।